शुभ संध्या मित्रों। मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो 2021 में प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं उसके प्रति आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं। अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल आप सजग रहिए और खूब अच्छे से मेहनत करिए। थोड़ा बुरा समय चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही यह भी समय टल जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको संविधान में बहुत कुछ चीजें बता चुका हूं। अब थोड़ा धीरे धीरे लेक्चर रफ्तार की ओर चलेगा। आपको मैंने पहले लेक्चर में आपको राजनीतिक शब्दावली से परिचित करा दिया। फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में आपको संविधान सभा पर आपको 2-3 लेक्चर दिया। बहुत अच्छे तरीके से काफी कुछ बहुत बड़े लेवल पर चर्चा हुई। अब दोस्तों, संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य कार्य भी किए गए। थोड़ा बहुत आप लोग उनके प्रति भी थोड़ा जानकारी हो जानी चाहिए। तो 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया? आपके राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज। कभी कभी ये पीसीएस एग्जाम में आपको ज्यादा तौर पर मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो इसको आप पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से जानते रहिए कि क्या चीज है। मई 1949 में राष्ट्रमंडल जो होता है ना, उसकी सदस्यता ग्रहण करने संबंधी भारत के विषय में चर्चा की गई है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण। फिर 24 जनवरी 1950 को आपके राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, लेकिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और देश के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को आपके 3 कार्य हुए थे। एक राष्ट्रीय गान, एक राष्ट्रीय गीत और एक आपका देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब जो संविधान सभा में जो संविधान निर्माण हो रही थी, तो उसके लिए कुछ कार्य समितियां कार्य कर रही थी। तो उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बस आपको पता होना चाहिए। उसमें से महत्वपूर्ण एक जवाहरलाल नेहरू से संबंधित जो थे, और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधी, और आपके भीमराव अंबेडकर से संबंधी। ठीक है। तो आपके जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे फर्स्ट। ठीक है। इसके विषय में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। याद रखिए, कभी कभी मिलान के लिए आपका प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो वहां पर आप गलती कर सकते हैं। तो एक आपका संघ शक्ति समिति, ठीक, एक आपका संघ शक्ति समिति, एक संघीय संविधान समिति, संविधान समिति। देखिए यहां पर संघ संघ शब्द लग रहा है ना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो संघ है
उसका संबंध जवाहरलाल नेहरू से है, ये आप जानते रहिए। जवाहरलाल नेहरू से है, ठीक है। तो इसके ये क्या थे, अध्यक्ष थे। ये आप लोग जानते रहिए कि जहां पर संघ दिखाई दे तो समझिए कि जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल अंध भक्त की तरह बिल्कुल उसको स्वीकार कर ले कि मैंने संघ कह दिया। लेकिन मैं बता रहा हूं, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। एक ये राज्यों के लिए समिति के भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के भी ये जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, अध्यक्ष थे। ये आपको पता होना चाहिए। और जो पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अध्यक्ष थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो आपके प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट समिति है। आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल एक और समिति के अध्यक्ष थे, जैसे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यों संबंधी परामर्श जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष आपके पटेल साहब जी थे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो समिति थी इसके विषय में आपको पता होना चाहिए। जो आपका संविधान का निर्माण हुआ वह 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है। और पूरे के पूरे आपको 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था, बड़े बेकायदे से उस पर चर्चा विमर्श हुई, तब जाकर आपको संविधान दिखाई देता है, ठीक है। अब जो आपका 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि आपने अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया। तो 26 जनवरी 1949 को अपनाए गए संविधान में आपके प्रस्तावना, आपके 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची मिलता है। तो आपके कुल आर्टिकल कितने थे, अनुच्छेद 395 मूल संविधान में। आपके अनुसूची कितने थे, तो 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और प्रस्तावना थी। लेकिन यहां पर एक चीज नोट करने की आवश्यकता है कि आपका ये जो प्रस्तावना था यह जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो लागू होने के पश्चात आपका प्रस्तावना जो है लागू होता है, ठीक है। तो प्रस्तावना आपका पूर्ण संविधान लागू होने के पश्चात ही लागू होता है। ये चीज आप लोग नोट करके याद रखना कि यह जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना संविधान लागू जब हुआ, संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, तब जाकर आपका प्रस्तावना आपका लागू होता है। तो ये चीज आप याद रखना।
लेकिन अगर आज वर्तमान की स्थिति देखा जाए, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में आपके कुल कितने अनुच्छेद है? तो लगभग अगर कहा जाए तो 460 अनुच्छेद लगभग आपको देखने को मिलते हैं। कुल 25 भाग दिखाई देते हैं और 12 अनुसूची आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। कुल 460 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जानने की बहुत जरूरी है और यह आपके पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अब आपको यह चीज जानना होगा कि एक छोटा सा बच्चा था। ठीक है, अभी आपको एक चीज पता चल गया है कि आपको आपके संविधान में कितने 25 भाग और आपके लगभग 460 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो अब आपको एक चीज महत्वपूर्ण जानने की आवश्यकता है, जो यह है कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको संविधान के प्रति बड़ी रुचि है, वो बहुत रुचि रखता है। अब वह डायरेक्ट मार्केट में जाता है, ये आपका बाजार है, मार्केट। ठीक है, यहां पर कई बुक के दुकान है, ये अपने घर पे है। ठीक है, और इसकी मम्मा, पापा और छोटे भाई। ठीक है, अब ये बच्चा जो है संविधान में बड़ी रुचि रखता है। उसको पता चला कि मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। अब वह यह चीज जानने के लिए सोचा कि मार्केट से जाऊं, कोई संविधान की कॉपी खरीद लूं। आप जाएंगे मार्केट में, आपको संविधान की कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, तो वह मार्केट से गया और एक संविधान की कॉपी खरीदा। ठीक है, एक संविधान की कॉपी खरीद लिया। अब संविधान की कॉपी खरीद के वह अपने घर लेके गया। अब अपने घर बढ़िया से बेकायदे पन्ना पलटने लगा। तो उसको यह पता था कि यार 25 भाग हैं, बट वह लास्ट में देखता है तो उसको मिलता है कि अंतिम में भाग संख्या 22 ही है। तो वो बड़ा चक्कर में पड़ गया कि ऐसा कैसे। तो अपनी माँ से पूछता है, उसकी माँ संविधान की अच्छी जानकारी है, तो उस अपने माँ से पूछता है कि माँ जी ये बताइए कि पूरे 25 भाग हैं, लेकिन फिर भी मैं अंतिम पन्ना में देख रहा हूं तो अंतिम पन्ना में 22 भाग ही देखने को मिल रहे हैं। तो उसकी माँ ने कहता है, बेटा ये इसलिए क्योंकि कोई नया भाग नहीं जुड़ा था। जो भी भाग जुड़े उसको कैपिटल ए, जो भी नए भाग जुड़े उसको कैपिटल अक्षर में, राइट, कैपिटल अक्षर में कैसे करके ए और बी करके जोड़ा गया। तो वो फिर कहा कि माँ जी ये कैसे। खैर अब उसको थोड़ा चीजें पता चल गया कि 25 भाग तो हैं, 25 भाग तो हैं, बट अंतिम पन्ने में देखा कि 22 भाग ही हैं। उसको मां ने बताया कि देखो बेटा, अभी तक कोई नया भाग नहीं जुड़ा है, जो भी जुड़ा उसको कैपिटल ए और कैपिटल बी के बोल के जोड़ा गया। तो अब उसको आगे बताया गया। तो आगे क्या बताया गया, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब यहां से आपको महत्वपूर्ण होता है। तो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, अर्थात कि 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा क्या किया गया, भाग 7 और भाग 9 को हटा दिया गया, अर्थात कि उसको निरसित कर दिया गया। तो क्या किया गया, भाग 7 और भाग 9
को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब जब भाग 7, 1 मिनट, अब जब भाग 7 और भाग 9 को हटा दिया गया तो कुल कितने भाग बचे, आप लोग कमेंट करके बताएं। जब भाग 7 और भाग 9 को हटा दिया गया तो कुल थे भाग 22 भाग थे। अब जब 2 हटा दिया गया तो बचे कितने, 20 भाग। ठीक है, तो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 द्वारा भाग 7 और भाग 9 को हटा दिया गया। अब एक आया 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इस 42वें संवैधानिक संशोधन को याद भी कर लीजिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो इस 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा 2 भाग जुड़े। ठीक है, तो नए 2 भाग जुड़े, जोड़ा गया। वो कौन कौन सा था, तो 2 भाग जो जुड़े, एक तो आपका भाग 4A, भाग 4A और एक भाग 14A। ठीक है, भाग 14A। अब देख लीजिए आप लोग, क्या लिखा गया, इसको कैपिटल ए से जोड़ा गया, राइट। तो नया भाग तो जुड़ा नहीं, नया भाग तो जुड़ा नहीं, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 2 भाग जोड़ दिया गया, भाग 4A, भाग 14A। आप लोगों को पता होगा कि भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और 14A में आपको अधिकरण दिखाई देता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य और आपके 14A में अधिकरण दिखाई देता है। तो पुनः अब 2 भाग नया जुड़ा, अभी तक थे कितने, 20 भाग, क्योंकि 2 भाग वहां से हटा दिया गया था, तो फिर से 22 भाग हो गए, राइट। फिर से कितने हो गए, 22 भाग हो गए, समझते चलिए। ठीक है, अब हुआ क्या, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ये दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। इसमें क्या किया गया कि जो भाग 9 आपने देखा हटा दिया गया है, इस भाग 9 को पुनः जीवित कर दिया गया, इस भाग 9 को पुनर्जीवित कर दिया गया। ठीक है, भाग 9 को पुनर्जीवित कर दिया गया। अब भाग 9 को पुनर्जीवित कर दिया गया तो अब संख्या क्या हो गई, अब संख्या हो गई फिर से आपका 23। ठीक है, अब संख्या क्या हो गई, 22, अब 23 भाग। ठीक है, अब क्या हुई, 23 भाग, 1 मिनट, 23 भाग। ठीक है, अभी कितने थे, 22 भाग, अब हो गए 23 भाग, समझते चलिए। अब हुआ 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993, 74वां 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994। ये जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, सॉरी 1993 है। ठीक है, ठीक है, अब ये जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 है, इसके द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया, कौन सा, 9 का ए, भाग 9 का ए जोड़ा गया, राइट।
तो 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 के द्वारा क्या हुआ, भाग 9 का ए जुड़ता है। अब संख्या क्या हो गई, 23 से 24 हो गई। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताते चलिए। ठीक है, अब ये जो भाग 9 है, आप भाग 9 में क्या पाते हैं, पंचायतें। ठीक है, पंचायतें आपको भाग 9 में मिलता है। और ये जो भाग 9 का ए जुड़ता है, इसमें आपको नगर निकाय मिलता है। क्या मिलता है, नगर निकाय। ठीक है, तो ये अब आपका एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 57वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। अब ये 57वां 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके द्वारा आपका एक नया भाग जुड़ता है, भाग 9 का बी। जो 57वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 को हुआ, इसमें एक नया भाग जुड़ा 9 का बी। और इस 9 के बी में चर्चा किसकी की गई है, सहकारी समितियों की। ठीक है, सहकारी समितियों की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो इस भाग 9 के बी में किसकी चर्चा मिलती है, सहकारी समिति की। अब कुल कितने हो गए भाग, 25 भाग। तो दोस्तों आपको कहीं पर भी यह देखने को मिला कि कोई नया भाग जुड़ता हुआ, सभी लोग बताएं, सभी वो पुराने वाले भाग हैं, बस उसमें ए और बी करके उसे बढ़ा दिया गया, आपको कहीं मिला। तो अब याद रखिएगा, जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा क्या हुआ, भाग 7 और 9 को हटा दिया गया, संख्या बची 22 थी, बची 20। फिर उसके बाद 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा दो भाग जोड़ा गया, भाग 4A और भाग 14A, संख्या पुनः 22 हुई। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य और भाग 14A में अधिकरण। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा भाग 9 आपका पुनर्जीवित किया गया, क्योंकि वो आपका हटाया गया था। अब क्या हुआ, भाग 9 में क्या हुआ, पंचायतें आई और अब हो गए 23 भाग। अब 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 के द्वारा भाग 9A जोड़ा गया और जिसमें नगर निकाय, और 23 से संख्या हो गई 24। और 97वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 द्वारा भाग 9 का बी जुड़ा और 25 भाग हो गए और 9 के बी में सहकारी समितियों का उल्लेख हुआ। तो दोस्तों ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपका मिलान करके या डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके संविधान में जो भाग हैं, ठीक है, वो भाग आपको कुछ इंपॉर्टेंट भाग जो है आपको पता होना चाहिए। थोड़ा ये कभी कभी आपका मिलान करके डायरेक्ट दे देता है कि भाग 1, भाग 22, भाग 2 और ऐसे करके, और फिर आप उसको सुमिलित कीजिए। उस दौरान अगर आपको ये चीज नहीं पता होगा तो आप तुरंत गलत कर देंगे। और एक चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं कि कभी भी आप सरल प्रश्न हो चाहे कठिन प्रश्न हो, सरल शब्द हो चाहे कठिन शब्द हो, रिवीजन करते वक्त किसी को भी इग्नोर मत करना, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपसे सरल प्रश्न भी पूछ लेगा, अगर आप उसका अच्छे से रिवीजन नहीं किए होंगे, आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, तो आप ताजमहल किसने बनवाया, आप उसकी उस विकल्प में अकबर रहेगा तो उसको भी टिक लगा के आप चले आएंगे। इस कारण किसी भी चीज को नजरअंदाज न करिए, हर एक चीज को अच्छे तरीके से रिवीजन करते हुए चलिए। कोई भी समस्या होगी कमेंट करके आप बताइएगा। मैं बहुत कम बातें कर रहा हूं लेकिन आपको क्वालिटी बहुत अच्छा दे रहा हूं, और प्लीज लाइक शेयर और अधिक से अधिक कमेंट करने में पीछे मत हटना। ठीक है, और शेयर खूब अच्छे तरीके से आप लोग करिए। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा किया जाए। तो सभी लोग पहले से मैं लिखता चल रहा हूं, जिनको पता हो धड़ से कमेंट करने में पीछे ना हटे, जितना देखते हैं रफ्तार कितनी होगी। भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में
आपके संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। किसका? संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। भाग 2 में आपका किसका उल्लेख मिलता है? तो भाग 2 में आपके नागरिकता का उल्लेख मिलता है, सिटीजनशिप की। ठीक है, किसका? नागरिकता का। भाग 3 में आपको किसका उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में आपका उल्लेख मिलता है मौलिक अधिकार का। ठीक है, भाग 4 में किसका उल्लेख मिलता है? तो भाग 4 में आपको डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। भाग 4 के क में आपको किसका उल्लेख मिलता है? भाग 4 के क में किसका उल्लेख मिलता है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात की मौलिक कर्तव्य का उल्लेख प्राप्त होता है। किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट करिए। किसी को भी कोई परेशानी हो तो कमेंट करिए। जो भाग 5 है उस भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य का उल्लेख मिलता है। भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य का उल्लेख मिलता है। अब ये जान लीजिए कि आपका यूपीएससी जो है वह मौलिक अधिकार से 2 प्रश्न रख लीजिए। मौलिक अधिकार से 2 प्रश्न रख लीजिए जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। डीपीएसपी से 1 प्रश्न रख लीजिए। डीपीएसपी से 1 प्रश्न रख लीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज से 1 प्रश्न। ये जो संघ है इससे भी 2 प्रश्न रख लीजिए। तो आपके 2 1 3 1 4 2 6 प्रश्न 7 प्रश्न आपको ऐसे ही मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उसमें से 2 या 3 प्रश्न आप रख लो। ठीक है, आगे सबका चर्चा होगा तो और डिटेल में चीजें बात होंगी। तो भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य और भाग 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 8 में आपके संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इतने भाग 8 इतने आपके और इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे, अभी आपको मैंने बताया भाग 9 के विषय में। तो अब भाग 9 में जल्दी से कमेंट करिए। कौन देखते हैं जल्दी कमेंट करेगा? मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। कौन कमेंट अच्छे से जल्दी से करता है देखते हैं। कौन बहुत जल्दी से कमेंट करेगा ये मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, देखते हैं कौन करेगा कमेंट जल्दी से बताएं। भाग 9 और भाग 9 के बी में जल्दी से कमेंट। भाग 9 और भाग 9 के बी में क्या है? अभी मैंने आपको बताया। अगर कमेंट नहीं आया तो अब समझ लीजिए कि आपने तैयारी अच्छे से कर नहीं रहे या तो क्लासेस अच्छे से देख नहीं रहे। तो आपके भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में पंचायतें का उल्लेख है। ठीक है, और भाग 9 के बी में आपको सहकारी समितियां मिलती हैं। ठीक है, सहकारी समितियों का उल्लेख भाग 9 के बी में है। अब भाग 9 के ए में क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। भाग 9 के ए में क्या है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। इसको कभी कभी भाग 9 का क पढ़ते हैं और इसको भाग 9 का ख पढ़ते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना होना। ठीक है, तो भाग 9 के ए में नगर निकाय के विषय में आपको चर्चा मिलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आपको यूपीएससी के और पीसीएस के जो भी है 2 प्रश्न यहां से रख लीजिए। आसानी से 2 प्रश्न आपको मिल जाते हैं। ये भाग बिल्कुल याद रखिए। ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे प्रश्न आते, ये याद भी करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक भाग 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके भाग 11, इसमें दोस्तों आपके संघ राज्य संबंध के विषय में चर्चा मिलती है। और ये यहां से यूपीएससी जो है आपको 1 या 2 प्रश्न आपको मिलता हुआ
दिखाई देता है। आपको इसमें प्रशासनिक, वित्तीय और विधायी 3 सेंट्रल स्टेट रिलेशन को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाएंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक आपका भाग 12 है जिसमें भाग 1 मिनट, तो भाग एक आपका 12 है जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के विषय में चर्चा मिलती है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करे रखिए। अब भाग 13 वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार एवं वाणिज्य है वह चर्चा कहां पर मिलती है? भाग 13 में मिलती है। और जो भाग 14 है उसमें संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं उसकी चर्चा भाग 14 में है। और भाग 14 का क मैंने अभी आपको बताया, 14 का क या 14 का ए, तो भाग 14 का ए वो आपका किससे संबंधित है? अधिकरण से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? अधिकरण से। तो भाग 14 ए, और जो भाग 15 है यहां से यूपीएससी आपके एक प्रश्न पूछ लेता है। भाग 15 जो निर्वाचन है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त तो इलेक्शन बहुत चर्चा में है, तो आपके लिए इस बार यूपीएससी में प्रश्न पूछने की भी चांसेस बहुत अच्छे होंगे। और एक भाग 18 है जिसमें आपके आपात उपबंध के विषय में चर्चा मिलती है। अच्छा, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त चर्चा में है, तो आपके यहां से भी प्रश्न पूछते हुए दिखाई दे सकते हैं, ताकि हमारे संप्रभुता, अखंडता को किसी भी प्रकार का खतरा न हो। इस कारण हमारे संविधान में आपात उपबंध की भी चर्चा है, जैसे आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। और आर्टिकल 360 इस कोविड के काल में और ज्यादा चर्चा में रहा। वित्तीय आपातकाल के विषय में बातें हो रही थी, सब चर्चा होगा आगे। और एक आपका भाग 20 है। भाग 20 में जो भी संविधान संशोधन होते हैं उसके विषय में आपको चर्चा की गई है। तो इतने आपके इंपॉर्टेंट हैं भाग, जिसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। सभी को यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। अच्छा, अब जो मैं चर्चा करने वाला हूं उसमें से भी आपको एक प्रश्न आपको मिलते हैं, जैसे अनुसूचियां। अनुसूचियों को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा तो आप स्वयं मुझसे कहेंगे कि नहीं सर, हम लोगों ने अच्छे तरीके से नई चीजें पढ़ा था, बहुत डाउट थे, लेकिन अब क्लियरिटी हमें आ गई है। और मैं आपको बताऊंगा कि कहां से प्रश्न आपको निकालते हैं ये लोग, और उनको पता है कि कहां पर आपको डाउट भी होंगे। चलिए, तो अब हम चर्चा करते हैं अनुसूचियां पर। भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुसूचियां, ठीक है, तो कुल कितने अनुसूची हैं? सभी लोग कमेंट करें। तो कुल 12 अनुसूची हैं। तो फर्स्ट अनुसूची में क्या मिलता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय में उल्लेख है। तो फर्स्ट अनुसूची में किसके विषय में उल्लेख है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय में। अब जो सेकंड अनुसूची है, उस सेकंड अनुसूची में आपको वेतन भत्तों के विषय में उल्लेख है। और यहां पर आपको कई बारीकी चीज बताऊंगा, वो याद कर लीजिएगा। सेकंड अनुसूची में वेतन भत्तों के विषय में उल्लेख है। अब वेतन भत्तों के विषय में सेकंड अनुसूची में उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें आपको राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, किसके?
लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, साथ में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, ठीक है। तो राज्य विधानसभा, जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, ठीक है। साथ में सुप्रीम कोर्ट के जज, न्यायाधीश, ठीक है। तो राज्य विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश, हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश, और साथ में सीएजी अर्थात कि जो आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। तो इतने लोगों की वेतन भत्तों का उल्लेख आपको कहां पर मिलता है? सेकंड अनुसूची में मिलता है। लेकिन यहां पर आपने कहीं पर देखा उपराष्ट्रपति के विषय में कोई उल्लेख है? उपराष्ट्रपति पद, यहां पर तो उल्लेख आपको मिल रहा है कि राज्यसभा के सभापति, है ना, यहां पर तो आपको उल्लेख मिल रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति शब्द आपको देखने को मिल रहा है। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आ जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं यार, उल्लेख तो मिल रहा है। तो दोस्तों, सेकेंड अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते का उल्लेख नहीं है, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति को कोई वेतन भत्ते मिलता ही नहीं है। ये याद कर लीजिए आप लोग, सेकेंड अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते का उल्लेख ही नहीं है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति को कोई वेतन भत्ते मिलता ही नहीं है। उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ते प्राप्त होता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, उसका वेतन भत्तों का उल्लेख आपको मिलेगा। तो अब आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अब सभी लोग क्लियर हो गए। अब पूछा जाए कि सेकेंड अनुसूची में भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख हुआ है कि नहीं, तो अब आप लोग समझ गए, उस पद के लिए नहीं है, राज्यसभा के सभापति के रूप में तो है, ठीक है। अब ये आप लोग भूलिएगा ना। अब देखिए, थर्ड अनुसूची में भी आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज पता हो तो कमेंट करिएगा, नहीं पता हो तो जरूर बताइएगा और बोल दीजिएगा थैंक यू। चल, तो थर्ड अनुसूची, तो थर्ड अनुसूची में आपको शपथ एवं शपथ या प्रतिज्ञान के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है। किसके विषय में? शपथ या प्रतिज्ञान के विषय में आपको थर्ड अनुसूची में जानकारी मिलती है। अब इसमें जो भी विभिन्न उम्मीदवार, ठीक है, उन विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप आपको इस सेकंड अनुसूची में मिलते हैं। जैसे आपके संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन, संघ के मंत्री, संसद के लिए
निर्वाचन, इसमें भी आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने वाले हैं। ठीक है, तो संसद के लिए निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी होते हैं, ठीक है, तो संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु जो भी अभ्यर्थी हैं, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जो सीएजी होता है आपके, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनके भी, और जो राज्य के मंत्री होते हैं, राज्य के मंत्री, और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी होते हैं, हेतु अभ्यर्थी, ठीक है, ये सभी आप नोट करते हुए चलिए। ठीक है, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी होते हैं, और जो आपके राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, और आपके जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश। तो इतने लोगों को आपकी 3rd अनुसूची के अंतर्गत शपथ एवं प्रतिज्ञान के विषय में बातें की गई है। लेकिन अब याद रखना कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को छोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को छोड़कर अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत होता है, दे दिया ऑप्शन, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, लास्ट में दे दिया इनमें से कोई नहीं। अब आप तो बौखला जाएंगे कि अरे ये तो अनुसूची 3 में आता है शपथ एवं प्रतिज्ञान, बट आपने पढ़ाई की नहीं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए कुछ मूल अनुच्छेद में रखा गया है उनके शपथ और प्रतिज्ञान के विषय में। तो आप सोचेंगे कि नहीं अनुसूची 3 के अंतर्गत है और आप परेशान हो जाएंगे। तो इनको छोड़कर आपके अनुसूची 3 में इन लोगों के शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख प्राप्त होता है। यह चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नोट कर लीजिए। अब जो अनुसूची 4 है, ठीक है, आज ही यहां पर सभी लोग चर्चा कर लीजिए, अच्छे से सब चीजें समझ लीजिए। अब आपके 4th अनुसूची पर आ रहे हैं, उस पर आपसे बातें कर रहे हैं। 4th अनुसूची, ठीक है, जो राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन होता है ना, स्थानों का, तो उसका उल्लेख आपको यहां पर मिलता है। तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये आपका राज्य और केंद्र शासित दोनों के लिए है। ठीक है, ठीक है, तो राज्यसभा में जो भी स्थानों का आवंटन है, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए इतने सीट, आपके केरला के लिए इतने सीट, तो सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सीटें हैं। कुल कितने हैं आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, शायद 31 है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीटें कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम कहां पे है, तो ये सब आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, तो आपके 4th अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का उल्लेख आपको यहां पर मिलता है कि राज्यसभा में कितने स्थान होंगे,
किस राज्य और मतलब कि उन राज्यों के बारे में पूर्णतः रूप से आपको उल्लेख प्राप्त होता है। फिफ्थ अनुसूची आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिफ्थ अनुसूची जब आप पढ़ेंगे, फिफ्थ अनुसूची और सिक्स्थ अनुसूची में आगे पढ़ेंगे, इसमें जो संशोधन की प्रक्रिया यह साधारण बहुमत से होती है, ठीक है। यह सब चीजें आपको आगे जानने को मिलेगा, ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध आपको यहां पर मिलता है। तो कौन, जो अनुसूचित क्षेत्र है और जो अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में जो भी उपबंध है वह आपको अनुसूची 5 में मिलता है और यह संपूर्ण भारत के लिए है, ये आप याद रखिएगा। अब जो आपके सिक्स्थ अनुसूची है, ठीक है, तो सिक्स्थ अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 3 हैं, 4 हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। याद कर लीजिए आप लोग, आपके प्रश्न पूछ लेते हैं। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध आपको मिलता है कि अर्थात कि यहां का प्रशासन कैसे चलाया जाए, ठीक है। तो इसके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, प्रशासन के बारे में उपबंध जो है वह आपको सिक्स्थ अनुसूची में मिलता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अनुसूची 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको जानना बहुत जरूरी है और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अनुसूची 7 में अगर संविधान संशोधन करना होगा तो वह किस संशोधन के तहत किया जाएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। और नहीं बताएंगे तो आपको अगले लेक्चर में तो जानने को मिलेगा ही, बट आप जानने की कोशिश जरूर करिएगा। तो अनुसूची 7, 7th अनुसूची, ठीक है, 7th अनुसूची, तो ये आपका हमेशा चर्चा में भी रहता है। जैसे आप देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इन सब का उल्लेख इसी में मिलता हुआ दिखाई देता है। अर्थात कि सेंट्रल और स्टेट के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, ठीक है, जो सेंट्रल और स्टेट के मध्य जो भी शक्तियों का विभाजन है उसका उल्लेख मिलता है। शक्तियों के विभाजन। अभी आप लोगों को एक और डाउट होता होगा, काफी लोगों से मेरी बातचीत होने के दौरान काफी लोग बता भी देते हैं, तो याद रख लीजिए कि शक्ति का पृथक्करण एक अलग शब्द है और शक्तियों का विभाजन एक अलग शब्द है। जो शक्तियों का पृथक्करण है वह सरकार के अंगों से उल्लेखित होता है, अर्थात कि जो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का अपना अलग कार्य है, अर्थात कि उसको कानून को लागू करना है। विधायिका का अलग कार्य है, अर्थात कि उसको कानून का निर्माण करना है। अब न्यायपालिका कार्य है कि उन संबंधी विवादों का निपटारा करना, सब कुछ देखते रहना, तो वो न्यायपालिका कार्य। ये शक्तियों का पृथक्करण है। लेकिन शक्तियों का विभाजन अर्थात कि संघ सूची, राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है, इनमें सभी को अपनी अपनी अलग अलग शक्ति दे दी गई कि भैया ये आपका क्षेत्र है और आप इस क्षेत्र में अपना अपना कार्य करिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए और याद रखिए। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि संघ सूची के मूल संघ सूची में कितने विषय थे, तो मूल में 97 थे, बट प्रेजेंट में जो है वह प्रेजेंट में आपको 100 विषय दिखाई देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कभी पूछे मूल संघ सूची में कितने विषय, तो 97, बट प्रेजेंट में 100 विषय हैं। और जो आपके राज्य सूची है वह मूल रूप से 66 विषय थे, मूल में
आपके 66 विषय थे, 66 विषय, बट आज के समय में आपके प्रेजेंट में कुल कितने विषय मिलते हैं वर्तमान में? तो 61 विषय। ये याद रखिए आप सभी लोग, कुल कितने विषय? 61। और जो समवर्ती सूची है उसमें मूल रूप से 47 विषय थे और आज वर्तमान में इसमें आपको 52 विषय मिलते हैं, बट प्रेजेंट में 52। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिए। तो जो सेंट्रल और एक चीज याद रखना, शक्तियों का पृथक्करण अपने भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख प्राप्त नहीं होता है कि शक्तियों के पृथक्करण की बात कही गई है, लेकिन शक्तियों के विभाजन की बात आपके भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल भी ना भूलना और बिल्कुल याद रखना। अच्छा, शक्तियों का पृथक्करण अपने संविधान में दिखाई देता है, जो सरकार के अंग है। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग में आपको बहुत ज्यादा ये प्रश्न मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके 8वें अनुसूची में कुल आपके कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है? कोई भी मुझे कमेंट करके बता सकता है? तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, ठीक है, उसका उल्लेख यहां मिलता है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, उसका उल्लेख कहां मिलता है? आपको 8वें अनुसूची मिलता है, याद रखिएगा। मूल रूप से कितने थे? तो मूल रूप से आपको 14, लेकिन वर्तमान में मूल रूप से 14 थे। ठीक है, बट प्रेजेंट में आपको कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जो 14 भाषाएं थी उसके बाद जो 14, 26, 2, 22 अर्थात की 8 भाषाएं जो जोड़ी गई, उसमें से 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जुड़ी। तो 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 द्वारा कौन? सिंधी भाषा। ठीक है, तो सिंधी भाषा आपको जुड़ती हुई दिखाई देती है 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 द्वारा। और जो 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 था, कौन सा? 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। तो इस दौरान कुल 3 भाषा जुड़ती हुई दिखाई देती है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और तीसरा नेपाली। तो ये 3, कोंकणी, मणिपुरी और आपके नेपाली, 3 आपको जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो 3 1 4 और 14 4 18, कुल 4 भाषा आपके 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। और इस 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कुल कितने? 4 भाषा जुड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषा आपको जुड़ती हुई दिखाई देती है। तो बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2003, ठीक, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा। ठीक है, ये मैथिली, ठीक, मैथिली। ठीक है, तो ये 8th अनुसूची तक की कहानी हो गई। अब 9th अनुसूची,
थोड़ा यह इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद करना जरूरी भी है, और यह हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछता भी है। ये भी आप याद रखिए, 9th अनुसूची परीक्षा में प्रश्न भी आता है। ये भूमि सुधार एवं अन्य कानून से संबंधित है। भूमि सुधार एवं अन्य कानून से संबंधित है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो भूमि सुधार एवं अन्य कानून से संबंधित है। इसमें आपका आर्टिकल 31 का बी आता है। ठीक है, 31 का बी, और जिसमें कुल 284 प्रविष्टियां हैं। कितने? 284 इसमें कुल कानून है, 284। ठीक है, तो संशोधन होते होते कुल 284 प्रविष्टियां आपको इससे संबंधित मिलते हैं 31 बी में। अच्छा, तो ये जो आपका 9th अनुसूची जोड़ा गया, इसके पीछे कुछ कहानी है, उसको आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों क्या हुआ कि मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर, अर्थात कि मूल अधिकार के उल्लंघन से बचने के उद्देश्य से, अर्थात कि उसको न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये अनुसूची कब जुड़ा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 को, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 को। और क्यों जोड़ा गया? तो मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर, अर्थात कि वह मूल अधिकार का उल्लंघन न हो और न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन न हो, क्योंकि ये जो भूमि सुधार और कानून था वह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा था। तो उस उल्लंघन के आधार पर कुछ लोग जो थे वो न्यायालय चले जाते थे, क्योंकि उस वक्त संपत्ति का अधिकार मौजूद था। अब संपत्ति का अधिकार मौजूद है और कोई अपने संपत्ति के अधिकार को संरक्षित करने के लिए अगर न्यायालय जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम, जो भी न्यायालय जाते थे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किस पर डिसीजन देता था? तो वह डिसीजन देता था, वह किसके फेवर में? वह देता था डिसीजन जो भी संपत्ति के अधिकार का जो इनका उल्लंघन हो रहा है उनके फेवर में। अभी बस बता रहा हूं। तो फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप लोग याद कर लीजिए, आर्टिकल 13 में आपको न्यायिक समीक्षा का उल्लेख जैसा दिखाई देता है, बट न्यायिक समीक्षा का उल्लेख आपके संविधान में नहीं हुआ है। ये चीज आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, इसको भूलिएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग बिल्कुल कभी, चलिए अब पूरी स्टोरी जानिए। ठीक है, तो आपके भूमि सुधार मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इस अनुसूची को जोड़ दिया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा। ये जब अनुसूची लाई गई, ठीक है दोस्तों, तो इसके पर्याप्त उद्देश्य थे। भूमि सुधार जब भी किया जाता था, जब भी भूमि सुधार होता था, तो एक प्रावधान था मौलिक अधिकार में, संपत्ति का अधिकार। तो क्या होता था कि जब भी भूमि सुधार होता था, लोग संपत्ति के अधिकार का हवाला देते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि हमारी संपत्ति छीनी जा रही है। और जब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे तो सुप्रीम कोर्ट भी जब भी अपना निर्णय देता था वो हमेशा संपत्ति के अधिकार के पक्ष में देता था। अब जब सुप्रीम कोर्ट संपत्ति के अधिकार के पक्ष में ही निर्णय देगा तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि वह जो भूमि सुधार है वह हो ही नहीं पाएगा। तब भूमि सुधार होना बिल्कुल भी मुश्किल हो गया था कि क्या यह भूमि सुधार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तभी क्या किया गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इस 9वीं अनुसूची को जब जोड़ा गया
क्यों जोड़ा गया? ताकि भूमि सुधार वाले कानून इनमें हम शामिल कर दें। अब जब इसमें शामिल कर दिया गया तो एक आर्टिकल 31 बी जोड़ा गया और जिसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि अगर कोई कानून जो भूमि सुधार से संबंधित होगा, कोई भी कानून अगर वह संबंधित किससे है? भूमि सुधार से संबंधित है, तो अब उसको न्यायालय में न्यायिक समीक्षा योग्य नहीं ले जा सकते हैं। ये बातें लिखी गई, ठीक है। तो अब इसको अगर 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया तो अब वह न्यायपालिका में उसका विचार ही नहीं किया जाएगा और इस चीज के लिए अब हम न्यायपालिका में ले भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन होगा ही नहीं होगा। तो ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको मैं अलग से बृहद रूप से चर्चा भी करूंगा, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। 10वीं अनुसूची, बस आप इसको इतना जानते रहिए, सिंपल तरीके से अगर कहा जाए तो सिंपल तरीके से कि भूमि सुधार संबंधी कोई भी संशोधन होता था तो क्या होता था कि लोग जो है मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार तो मौजूद था, लोग उसी का हवाला देते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाते थे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है कि किसके पक्ष में निर्णय देगा? इसी के पक्ष में निर्णय देगा जो संपत्ति के अधिकार वाले हैं। तो अब क्या हुआ कि भैया जब संपत्ति के अधिकार के पक्ष में निर्णय जाएगा तो भूमि सुधार हो ही नहीं पाएगी। तो इसी कारण फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 आया और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और आर्टिकल 31 बी में अच्छे से लिख दिया गया कि भैया अब जो भी होगा, जो भी भूमि सुधार संबंधी कानून होंगे उसको न्यायपालिका में जो है आप न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे तरीके से जानते रहिए, अब उसको न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता और बाकी इसकी चर्चा मैं अलग से आपको डिटेल में करूंगा। 9वीं अनुसूची की एक अलग टॉपिक होगी और वहां पर आपको अच्छे से डिटेल में इन सब चीजों को बताऊंगा भी, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पहले पढ़ने की भी कोशिश करिएगा, बाकी मैं अलग से इस पर क्लास भी लूंगा क्योंकि 9वीं और 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। आपका ये 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, ठीक है, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 को यह जोड़ा गया और यह दल परिवर्तन रोधी कानून भी इसको कहते हैं, दल परिवर्तन रोधी कानून भी इसी को कहा जाता है और इसको हम लोग संसद में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे भी, ठीक है। तो दल बदल संबंधी आपका कहां उल्लेख मिलता है? 10वीं अनुसूची में मिलता है और लगातार इससे प्रश्न आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये 9वां 10वां आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा भी। और जो आपका 11वां अनुसूची है, 11वां अनुसूची आपको पंचायतों के विषय में उल्लेख मिलता है, ठीक है। पंचायती के विषय में 11वें अनुसूची में उल्लेख मिलता है और इसमें कुल जो विषय हैं वह 29 विषय मौजूद है। कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं और ये जो है 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा आपको ये जुड़ा, ठीक है। 29 विषय है और जो अनुसूची 12 है, जो लास्ट अनुसूची है, वह नगर निकाय के विषय में उल्लेख मिलता है। नगर निकाय, ठीक है, नगर निकाय वो आपको 12वां अनुसूची में उल्लेख मिलता है। किसमें? नगर निकाय का उल्लेख मिलता है और इसमें जो कुल विषय है 18 विषय है, ठीक है। और ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो इतने अनुसूची आपके इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग अच्छे तरीके से, बिल्कुल सावधानी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो सभी लोग अच्छे तरीके से कमेंट कर दीजिए। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो
कोई भी परेशानी हो हम मौजूद हैं, आप लोग बढ़िया से कमेंट करिएगा। अब आप लोगों की जो तैयारी है देखिए, अब फास्ट आपका कार्य चलेगा और फास्ट कार्य के तहत आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हुए दिखाई दीजिए, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका 73वां, ये 1993 लिख लीजिए, ठीक है? चल, तो अब आप लोग ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए। 1993। अब देखिए, आपके जो अनुसूची हैं वहां से आपको प्रश्न बहुत मिलते हुए दिखाई देते हैं, भाग से मिलान करते हुए दिखाई देते हैं। आपके जो भी ये आपके 12 अनुसूची आपने देखा, आपको मैंने अभी कुछ चीजें और भी बताया, जो नए नए भाग जुड़े थे वहां से भी प्रश्न मिलते हुए दिखाई देता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा और इन सब चीजों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब हम लोग मिलते हैं अपने लेक्चर में, अगले लेक्चर में, और अब आपको वहां पर बताएंगे संविधान की विशेषताएं, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।